brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। बेटा देश को दे दिया था, मैं रोऊंगी नहीं। मेरा बेटा तो देश का था, हमने उसे देश के लिए दिया था। गम बहुत है पर रोऊंगी नहीं। 15 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे जब 15 सिख लाइट इन्फेंट्री के मेजर आशीष धोचक का पार्थिव शरीर हरियाणा के पानीपत में मौजूद उनके गांव पहुंचा तो ये उनकी मां कमला देवी ने कहा। सड़कों पर मेजर आशीष अमर रहें गूंज रहा था। शहर अपने शहीद जवान को सम्मान समर्पित करने के लिए उमड़ा था। मेजर आशीष धोचक, कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट 13 सितंबर को अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज यानी 15 सितंबर को भी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है और बुरी खबर है, हमारे देश का एक और जवान शहीद हो गया है। उसकी पहचान अभी तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही खबरें बताती हैं कि ये जवान 14 सितंबर यानी बीते दिन से ही ऑपरेशन साइट से मिसिंग था। उसके घायल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आज निधन की पुष्टि हो गई। चिनार कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और विक्टर फोर्स यूनिट के जीओसी मेजर जनरल बलबीर सिंह इस समय इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जहां से अब तक शहादत की खबर आई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां से वो खबर भी आएगी जिसमें पता चले कि उन आतंकवादियों को उनकी सही जगह रवाना कर दिया गया है। इन सब खबरों के बीच देश की संसद से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं, जहां नेता और सांसद आगामी सोमवार से शुक्रवार तक यानी 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र के तहत बैठने वाले हैं। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। राजनीति से जुड़ी सब सुर्खियों पर नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 13 सितंबर को लोकसभा से बुलेटिन जारी किया गया। इस बुलेटिन में ब्यौरा था कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के दरमियान क्या होगा। बुलेटिन में कहा गया कि विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को संसद के 75 सालों की यात्रा, सदन की उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और संसद से निकले सबक की चर्चा होगी। फिर इसी बुलेटिन में 4 बिलों का नाम लिखा गया। इन बिलों पर लोकसभा में चर्चा होगी और इन्हें पास कराने की कार्रवाई होगी। कौन से बिल हैं ये? अधिवक्ता संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, द पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यकाल बिल। इन विधेयकों में क्या है और क्या बातें आपको जाननी है, संक्षेप में बता देते हैं। सबसे पहले अधिवक्ता संशोधन बिल। 1 अगस्त को सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर पत्रकारों से कहा था कि अदालतों में ऐसे लोग होते हैं जो जजों को, वकीलों और मुवक्किलों को प्रभावित करने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कानूनी भाषा में ऐसे लोगों को टाउट्स कहा जाता है। फौरी अनुवाद होगा दलाल। ये लोग वकीलों, जजों और मुवक्किलों के बीच काम करके अपने पैसे बनाते हैं। इस बिल के पास होने के बाद हाईकोर्ट जज से लेकर जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर तक के अधिकारी ऐसे दलालों की लिस्ट बनाकर छाप सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर दलाली का संदेह है तो उसकी जांच का भी आदेश दे सकते हैं। आरोपी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। साथ ही दोष साबित हो गया तो 3 साल की कैद, 500 रुपए का जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। कानूनी भाषा थोड़ी कठिन होती है। ऐसे में सुनते हैं एक वकील को जो हमें इस मामले को और भी आसान भाषा में समझा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज की न्यायपालिका में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि टाउटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, यानी दलाली बहुत आम है। बहुत से वकील काला कोट पहन करके आपको दिख जाएंगे जो इस तरीके से फॉर द सेक ऑफ रिन्यूमरेशन प्रिक्योर करेंगे, क्लाइंट्स को खींचने की कोशिश करेंगे ताकि उनका वो काम ज़बरदस्ती उनको लीगल प्रोसीजर्स में ढकेल सके। तो ये जो संशोधन आ रहा है ये 45A का इंसर्शन है इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर, जिसका नाम अधिवक्ता संशोधन बिल 2023 दिया गया है। और इसका मकसद ये है कि जो दलाल हैं, चाहे वो जिस भी रूप में हो, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा सके, उनको शो कॉज नोटिस दिया जा सके ताकि वो एक्सप्लेन करें कि वो क्यों टाउट्स नहीं कहलाए जाएं या दलाल ना कहलाए जाएं, और फिर उस लिस्ट में टाइम टू टाइम फेरबदल किया जाए ताकि इस तरीके से दलाली को रोका जा सके। अब इसमें अहम बात यह है, अगर आप सेक्शन 7D पढ़ेंगे 45A का, तो जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो बहुत ही
सिंपलिस्टिक और कंसाइज वे में ये है कि प्रोक्योरमेंट हो अगर किसी भी लीगल बिजनेस में इन कंसिडरेशन ऑफ अ रिन्यूमरेशन एक लीगल प्रैक्टिशनर का टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन, यानी कोई एक इंसान जो कि आप किसी वकील से उसको जोड़ें और लीगल बिजनेस आपका मकसद हो कि वो किसी एक कानूनी प्रक्रिया में अपना इन्वॉल्वमेंट करे, एंगेजमेंट करे, जिसमें आपको उसमें से मॉनेटरी बेनिफिट्स हो। तो आप ना तो वकील हैं, ना ही आप वो विक्टिम हैं, ना पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी आप इतने इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं जहां पे आप उस विक्टिम को कि कहीं ना कहीं एक विश्वास दे रहे हैं कि तुमको इस कानूनी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और तुम्हारा ये कानूनी प्रणाली जो है वो ये फलाना वकील ही करवा सकता है। अब बात करते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल की। छोटे में इसको पीआरपी बिल भी कहते हैं। आसान तरीके से समझिए, अगर आप या हम कोई पीरियोडिकल या कोई पत्रिका या कोई अखबार निकालना चाहते हैं तो ऐसी पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होता है। काफ़ी कागजी कार्रवाई करनी होती है और तब जाकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ आपकी पत्रिका का पंजीकरण होता है। अब सरकार द्वारा लाए जा रहे इस पीआरपी बिल की माने तो इसके पास होने के बाद, कानून बनने के बाद ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ये बिल साल 1867 में बने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन कानून को रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए लाया गया है। पर इसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे पहले किसी पत्रिका के रजिस्ट्रेशन के कैंसिल करने या सस्पेंड करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होता था। वो जिलाधिकारी जहाँ से मूल प्रकाशन किया जा रहा है, इस बिल के पास होने के बाद ये अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास आ जाएगा। प्रकाशकों को डीएम के सामने शपथ पत्र देना पड़ता था। इस बिल के पास होने के बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। अपील अधिकारी का भी प्रावधान लाया गया। प्रकाशक इन अधिकारियों के पास प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के फैसलों की अपील कर सकेंगे। पहले गलत जानकारी छापने पर 6 महीने की जेल हो सकती थी। नए बिल के पास होने के बाद बस बिना रजिस्ट्रेशन के पत्रिका या अखबार छापने पर जेल होगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट से किसी आतंकी गतिविधि या किसी गैरकानूनी काम के लिए सजा हुई है तो उसे पत्रिका या अखबार छापने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम किया है, उसे भी छापने का अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ बता दें तो काडर लॉक होने के बाद और प्रभार मिलने के साथ जिलाधिकारी राज्यों की सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन प्रेस रजिस्ट्रार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। ऐसे में यह भी समझा जा सकता है कि इस बिल के प्रभाव में आने के बाद डीएम की शक्ति, राज्य सरकारों की शक्ति कम हो जाएगी और केंद्रीय एजेंसी बढ़ जाएगी। इस बिल को 3 अगस्त को राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। बता दें कि इस दिन विपक्ष के सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। पास होने के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से इस पर आपत्ति भी दर्ज की गई। बयान आए। इस बयान में कहा गया कि सरकार इस कानून के जरिए अखबारों और पत्रिकाओं के कामकाज में दखल देगी। गिल्ड ने यह भी कहा कि जिस तरह सरकार ने सजा पाए लोगों से पत्रिका छापने का अधिकार छीना है वो दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि बकौल गिल्ड हाल के दिनों में मनमाने ढंग से यूएपीए और राजद्रोह जैसी धाराओं का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया गया। निशाने पर पत्रकार और मीडिया संस्थान रहे। ऐसे में देखें तो जो लोग सरकार के आलोचक हैं, इस कानून के जरिए उन्हें सरकार कुछ भी छापने से रोक सकती है। इस पर भी एक्सपर्ट्स की बात सुनिए। मैं पहला पत्रकार था जो इस बिल पर मैंने रिएक्ट किया और मुझे हैरानी हुई कि इतने गंभीर विषय को कैसे मीडिया ने या जो मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों ने कैसे इसको नजरअंदाज किया या फिर उनके संज्ञान में नहीं आया। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। जो मेंबर्स एनडीए के साथ नहीं है उसमें से किसी भी मेंबर ने इसमें भाग नहीं लिया। और ये बिल पर जो बातचीत मिनिस्टर ने जो भाषण किया है वो केवल एक चीज पर फोकस किया है, टेक्नोलॉजी पर, कि तकनीकी रूप से बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इस बिल के 2 पक्ष हैं, एक राजनीतिक पक्ष है और दूसरा तकनीकी। तकनीक आपकी बहुत अच्छी हो लेकिन राजनीतिक तौर पर ये बंदिशों वाला हो, ये कड़े कानून की तरह अगर इसको लागू किया जा रहा है तो इस तकनीक का क्या फायदा होगा। तो ये बात गणतंत्र की ताकत को कम करता है। गणतंत्र की ताकत कैसे इस एक्ट से जुड़ी हुई है? इस एक्ट से जुड़ी हुई है कलेक्टर के जरिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके जरिए।
अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पावर है, इसमें आप टोटल पावर रजिस्ट्रार को देने जा रहे हैं, यानी वन मैन शो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। दूसरी बात कि आप जो राष्ट्रवाद के नाम पर, कि अंग्रेजों का कानून है और इसको राष्ट्रवाद के नाम पर आप कह रहे हैं कि हम इसको बदल रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद उस अंग्रेजों से भी ज्यादा अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के विरोधी है, वो ज्यादा सख्त हो रहा है। वो अंग्रेजों के समय से भी, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था नहीं की थी वो व्यवस्था इसमें की गई है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ दो पक्ष इसके हैं और दो दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। मैंने इस पे लिखा, और बल्कि ना लिखा बल्कि तमाम जो संगठन है पत्रकारों के, उनको भी मैंने वो मैसेज किया कि इस पर रिएक्ट किया जाना चाहिए। उसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी शामिल है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में। ये साल 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस करने की नीयत से लाया गया है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? अगर डाक अधिकारियों को शक होता है कि किसी पार्सल या किसी डाक में ड्यूटी अदा नहीं की गई या वो कानून द्वारा प्रतिबंधित है, तो अधिकारी उस पार्सल को कस्टम अधिकारी को भेज देगा। कस्टम अधिकारी उस पार्सल से कानून के मुताबिक निपटेगा। दूसरा बिंदु, केंद्र सरकार अधिकारी की नियुक्ति करेगा। उस अधिकारी को अगर लगता है कोई पार्सल राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ है, किसी दूसरे देश से संबंधों में चोट पहुंचा सकता है या शांति में बाधा पहुंचा सकता है, तो वो अधिकारी उस पार्सल को रोक सकता है, खोलकर चेक कर सकता है और चाहे तो जब्त कर सकता है। बाद में ऐसे सामान को नष्ट भी किया जा सकेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के पार्सल खो जाते हैं या देर से आते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं। मन करता है डाक अधिकारी के खिलाफ केस कर दें, पर कर नहीं पाएंगे क्योंकि नए कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि ऐसी स्थितियों में डाक अधिकारियों पर केस नहीं किया जा सकेगा। अगला बिंदु, पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे बहस तलब बिल की, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। हम इसे छोटे में इलेक्शन कमिश्नर बिल कहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग और प्रशासनिक तबके में से लेकर बेचैनी है, अटकलें हैं कि इसके जरिए सरकार चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को कम करना चाहती है, जिससे उनके अधिकारों के कम होने का खतरा है। क्या है इस विधेयक में ऐसा? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान। बिल पास हो गया तो नए तरीके से चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे। एक पैनल होगा, इसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मार्च के महीने में सुझाव दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में भारत के चीफ जस्टिस को भी रखा जाए। ये सुझाव साल 2015 में दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया गया था, लेकिन इस नए प्रस्तावित बिल में सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह एक केंद्रीय मंत्री को जगह दी गई, यानी 2 व्यक्ति सरकार के, 1 व्यक्ति विपक्ष का, फैसला बहुमत से, बाकी आप समझदार हैं। बता दें कि मौजूदा समय में मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और नामों का अनुमोदन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाता है। दूसरा बिंदु, एक सर्च कमेटी बनेगी। इसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, साथ में 2 और सेक्रेटरी होंगे। ये लोग 5 प्रत्याशियों को खोजकर नियुक्त करने वाली कमेटी को भेजेंगे। इस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को बदलने का भी प्रस्ताव है। इसके जरिए उनका पद कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगा। मौजूदा वक्त में उनका पद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इससे अंतर क्या होगा? जज और कैबिनेट सचिव की सैलरी तो बराबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी लाभ मिलते हैं, जिसमें ताउम्र ड्राइवर और घरेलू मदद के लिए कर्मचारी शामिल हैं। अगर मौजूदा बदलाव लागू होता है तो वो ब्यूरोक्रेसी के नज़दीक हो जाएंगे। तो इसमें अहम पॉइंट क्या है? अहम पॉइंट एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इस बिल के बाद चुनाव आयुक्तों की पोस्ट राज्य मंत्री से भी नीचे हो जाएगी प्रोटोकॉल में। ऐसे में चुनाव के दौरान कोई केंद्रीय मंत्री कोई नियम तोड़ता है तो चुनाव आयुक्त उन पर कार्रवाई कैसे कर पाएंगे। ये भी बताया गया कि फिलहाल चुनाव आयुक्त किसी सरकारी अधिकारी को किसी काम से बुलाते हैं तो उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है, लेकिन कैबिनेट सचिव के बराबर होने पर उनके आदेश को कैसे देखा जाएगा, ये समझने के लिए हमने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस बिल के लागू होने से चुनाव आयुक्तों का प्रभाव कम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा था, जिस आर्टिकल 324 ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिएट किया, उसी में लिखा था कि एक दफा अपॉइंटमेंट होने के बाद सीईसी को हटाया नहीं जा सकता, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए एग्जीक्यूटिव से, और उसको सिर्फ इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए तरीका है उसके जरिए ही हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के से इक्वेट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ आप जाएं और उसको डाउनग्रेड करके कैबिनेट सेक्रेटरी। दूसरा जो इसकी इम्प्लीकेशन है कि पूरे, एक तो इंडिया में ही
एक अथॉरिटी, आफ्टर ऑल इतनी पॉलिटिकल पार्टी, इतने टॉप लीडर, सबको इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है, उनके खिलाफ एक्शन लेता है, उनको डिसिप्लिन करता है, उनको कंट्रोल करता है, तो उसका एक स्टेचर तो होना चाहिए। वो एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का अफसर या सेक्रेटरी रैंक का अफसर, इवन कैबिनेट सेक्रेटरी, आफ्टर ऑल ये सारे लेवल ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में ये किस्म का इंस्टीट्यूशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जज का स्टेटस था। 1993 के एक्ट के बाद से तीनों, जब से मल्टी मेंबर कमीशन बनी थी, उनको तीनों को इक्वलेंट स्टेटस दे दिया था जज का, उसको घटाना मुनासिब नहीं है। दूसरे दुनिया में आप देखें, दुनिया में इसकी इमेज क्या होगी कि आधे से ज्यादा दुनिया भर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वहां के। और वो जब आके हमसे डील करेंगे हमारे ब्यूरोक्रेट से, तो अंदर से उनको बराबरी का या जो हमारा एक इज्जत, विकार और एक औ है, वो कम होता है कि जो ये तो एक ब्यूरोक्रेट है, बाबू है, उससे बात कर रहे हैं। तो दुनिया में हम विश्व गुरु होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में तो हम विश्व गुरु हैं, ऑलरेडी हैं। ये तो एजेंडा हो गया सरकार का। अब बात करते हैं अगले हफ्ते संसद के पटल पर और क्या आ सकता है। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना की चर्चा भी हो रही है, जिसके बारे में हमने बीते हफ्ते के ललन टॉप शो में बात की थी। आपको उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर एक चर्चा और है, महिला आरक्षण बिल की। इस बिल की बात बरसों से हो रही है। बात यह कि इसे पास होने के बाद देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। बेहद ज़रूरी कदम है, उठाया जाना चाहिए। बहस पर बात नहीं रुकनी चाहिए। इतिहास में एक आध बार इसे सदन में रखा भी गया। 1996 में देवेगौड़ा सरकार और 1998, 1999, 2002 और 2003 में एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इसे लोकसभा में लाया गया। हर बार पास होने से ये रह गया। साल 2008 में जब यूपीए की सरकार थी तो ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इस पर बहस नहीं हो सकी और बिल लैप्स कर गया। भाजपा ने भी साल 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी। सरकार की मंशा महिलाओं को लेकर क्या है, ये इस सत्र में समझ में आएगा। मोदी सरकार ने सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की थी। उज्ज्वला कनेक्शन के नंबर बढ़ाने की भी घोषणा की है। हर बार ऐसी घोषणाओं में महिलाओं को बहनों और माओं की तरह देखा गया, परिवार चलाने वालों की तरह देखा गया। तो फिर बात होने लगी कि क्या सरकार चुनावी साल में इन महिला वोटरों को साधने के लिए थोड़ा और भी प्रयास करेगी। क्या ये बिल आ सकता है? ताज़ा सुगबुगाहट बढ़ी भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन के इंटरव्यू के सामने आने के बाद। ये इंटरव्यू कई अखबारों में छपा है। श्रीनिवासन से इस इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप ये आशा रख रही हैं कि पीएम मोदी अब कानून लाने की ओर कदम उठाएंगे। श्रीनिवासन ने कहा, हम बहुत आशावादी हैं। भाजपा ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि हम करके दिखाएंगे। आगे श्रीनिवासन ने कहा कि पीएम मोदी ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा महिला उम्मीदवार हों। हम विधेयक को लेकर पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि घोषित एजेंडे के अलावा भी भाजपा की कोई तैयारी है? क्या इन कयासों में दम है? भाजपा के खेमे में क्या तैयारी चल रही है? सुनते हैं इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हिमांशु से, जो बता रहे हैं कि सरकार 2 ऐसे बिल लेकर आ सकती है जिसकी जानकारी ज़्यादातर मंत्रियों को भी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 2 ऐसे बिल आने वाले हैं जो 2024 का पूरा इलेक्शन डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, उन दोनों बिल का फायदा लेते हुए उसके जरिए न सिर्फ 4 राज्यों में जीते, बल्कि साथ ही साथ 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापसी करे और पूर्ण बहुमत के साथ करे, या जो बहुमत उन्हें 2014 और 19 में मिला उससे ज्यादा। अब देखना यह है कि वो दोनों बिल क्या हैं। अभी तक किसी ने कोई उस पर डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि खुद गृह मंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि लेकर आएगी, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंदरूनी जो है वो बहुत से बगावती सुर उठ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक हार्डकोर इमेज है या पार्टी के अंदर जो निर्णायक भूमिका है
अगर वो हुआ और फिर उसमें विरोध होता है, क्योंकि बहुत से सांसद ऐसे होंगे जिनकी सीटें जो है वो महिला आरक्षण बिल के कारण जो है कट जाएंगी। संसद में आ रहे कानूनों के बाद अब रुख करते हैं राजनीतिक बयानों का। हम सब जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीति तेज है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की थी। आप ये टिप्पणी सुनिए जो बीना में एक पेट्रो रिफाइनरी के उद्घाटन के समय दी गई थी, और अब इस पर कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स आया है वो भी बताएंगे। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया। सनातन धर्म को तो हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता। आज किसी को समझाने लग जाना कि अपना देश सनातन धर्म का भी देश, बाकी भी धर्म है। सनातन के मसले पर तो आपने प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता की बात सुन ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस विशेष संसद सत्र को लेकर जो तैयारियां हैं उसके मुकाबले विपक्षी खेमे में क्या सुगबुगाहट है, क्या रणनीति है अलग अलग विषयों को लेकर, ये जानने के लिए हमने बात की एक राजनीतिक पत्रकार से। कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा है और विपक्षी पार्टियों के भीतर भी कि सरकार ने आधा अधूरा एजेंडा अपना सामने रखा है। उसमें इनकी मंशा क्या है उसका अभी नहीं पता है, वो क्या करने वाले हैं। ये जो एजेंडा है ये वो एजेंडा नहीं है जिसके लिए ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस एजेंडे के लिए तो सरकार मॉनसून सत्र का इंतजार कर सकती थी, माफ कीजिएगा विंटर सेशन का इंतजार कर सकती थी। तो कांग्रेस के भीतर ये एक चर्चा है, उन्हें ये लग रहा है कि वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि जो एजेंडा सरकार ने सामने रखा है वही मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा है जो इस 5 दिन के विशेष सत्र में आने वाला है। देखिए, जहां तक सरकार के बिलों का सवाल है, मोदी सरकार बहुमत की सरकार है लोकसभा में, और सरकारें जब होती हैं, नीरज मुझे अच्छे से याद है कि जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की थी, अलायंस की गवर्नमेंट थी, सरकार जब कोई भी बिल पास करवाना चाहती है तो वो उसको आसानी से करवा लेती है। अब आपने हाल ही में देखा होगा पिछले सेशन में जब दिल्ली को लेके संशोधन एक्ट को लेके बिल आया तो उसमें तमाम पार्टियों के विरोध के बावजूद भी सरकार उसे राज्यसभा में पास कराने में सफल हो गई। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी बिल को पास कराना चाहेगी और नहीं करा पाएगी, क्योंकि सरकार के पास एक स्ट्रैटेजी होती है, एक मैनेजमेंट होता है, और संसद हमेशा एक मैनेजमेंट से ही चलती आई है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो सरकार ने एजेंडा दिया है वो उनका मेन एजेंडा नहीं है, यानी वो एक अभी तक हिडन है और वो बहुत कम लोगों को जानकारी इस बात की है। सरकार के भीतर भी मुझे नहीं लगता कि जो पूरी कैबिनेट है उनको इस बात का पता होगा कि इस 5 दिन के विशेष सत्र में सरकार क्या करने जा रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पिछले 9 साल के, चाहे 370 की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो। सरकार ने, मोदी जी ने हमेशा अपने कोलीग्स को, अपने विपक्षी साथियों को, देश की जनता को सरप्राइजेस दिए हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी इनके पिटारे में कुछ ऐसा सरप्राइज है जो इनका 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर देगा। आज के शो में समाचार यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन आखिरी में उम्मीद की बात। पर उम्मीद की बात में आज एक मुस्कुराता हुआ वीडियो है। बाइक पर 2 नौजवान जा रहे हैं, गौर से देखिए, क्या आप इनमें से किसी नौजवान को पहचानते हैं? एक वो है जिसका पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुआ था। घर में एक बड़ा सा गोडाउन है और उसमें बहुत सारी बाइक हैं। ये हैं हमारे सबके दुलारे महेंद्र सिंह धोनी। प्रैक्टिस से लौट रहे थे रांची में, साथी खिलाड़ी को लिफ्ट दी। वीडियो देखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।